हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वेरियस मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी इंक्रीज कि सेलुलर कम्युनिकेशन में कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाने के जो दो तीन तरीके यूज होते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे हम लोग पीछे के लेक्चर्स में देख चुके हैं अपने कि द कैपेसिटी ऑफ ए सेलुलर सिस्टम कैन बी एनलार्ज्ड थ्रू फ्रीक्वेंसी रीयूज। द कैपेसिटी कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड बेस्ड ऑन सेलुलर लेआउट एंड एंटीना डिज़ाइन। यानी कि बेसिकली जो है, अगर सिस्टम आपको किसी भी सेलुलर कम्युनिकेशन में आपको कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के बेसिकली कैपेसिटी इंक्रीज करने के तीन तरीके यूज होते हैं। एक तो है आपका सेल स्प्लिटिंग, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंड मेथड होता है इसका एंटीना सेक्टरिंग, एंटीना सेक्टरिंग। और थर्ड मेथड होता है माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट, माइक्रोसेल जोन कॉन्सेप्ट। तो ये तीन मेथड यूज होते हैं, तीन तरीके यूज होते हैं सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इन केस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन। तो आज जो हमारे डिस्कस करना है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल स्प्लिटिंग को। तो देखिए, इन केस ऑफ सेल स्प्लिटिंग इसमें क्या होता है, पहले तो आप सेल स्प्लिटिंग की डेफिनेशन समझ लीजिए कि सेल स्प्लिटिंग इंक्लूडिंग द यूज ऑफ माइक्रोसेल्स एंड पिकोसेल्स कैन ग्रेटली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए सेलुलर सिस्टम। मतलब सेल स्प्लिटिंग अगर हम करते हैं विद इंक्लूडिंग द यूज ऑफ माइक्रोसेल एंड पीको सेल्स, इससे सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। अब इसमें होता क्या है, आप ये समझ लीजिए कि सेल स्प्लिटिंग के अंदर क्या किया जाता है। तो सेल स्प्लिटिंग करने के दौरान क्या करते हैं, इसको हम आपको एक फिगर से ड्रॉ करके समझाते हैं। तो सपोज कीजिए एक हमने हेक्सागोनल माइक्रो सेल लिया है। ठीक है। जनरली आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग हेक्सागोनल सेल ही लेते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन में। तो हमने क्या किया, मान लीजिए सबसे पहले हमने एक सेल लिया। ठीक है। इस तरह। ठीक। अब क्या कीजिए, आपको आसानी हो जाएगी इसको ड्रॉ करने में। इन लाइंस को आप बढ़ा लीजिए। ये किया हमने। उसके बाद फिर, या आप इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, या आप क्या कीजिए, इनके इनके ऊपर एक एक सेल और बना दीजिए। तो एक सेल आपका बनेगा इस तरह, दूसरा बन जाएगा इस तरह, तीसरा बन जाएगा इस तरह। जो एडजेसेंट सेल है वो हमने ड्रॉ कर दिए ये। और इस तरह ये वाला हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। हम्म। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको फर्दर करने के लिए आप क्या कीजिए, इन लाइंस को आपने ये इंक्रीज कर दिया ऐसे एक। ठीक है। फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद ये वाली लाइन तीन, चार, पाँच, और ये लास्ट छः। ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या कीजिए कि ये आपने सेल बनाया, इसके ऊपर एक सेल बनाया। अब इनको फिर आप एक सेल से कंप्लीट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मान लीजिए हमने बना दिया एक। ठीक है। फिर ऐसे ही ये बन जाएगा दो। फिर ऐसे यहाँ बन जाएगा तीन। ठीक है। फिर ऐसे यहाँ बना दीजिए
4। फिर यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया पहले ऐसे, 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे 6। ये आपने सेल बना दिए। अब इसके ऊपर क्या कीजिए कि फिर आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पे अब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो एक एक सेल फिर यहाँ पे बन जाएगा। जब आप एक एक सेल बनाएंगे तो ये हो गया आपका, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया। अब इसमें क्या कीजिए कि सारे सेल्स को आप मार्क कर दीजिए। पहले इनके रेडियस मार्क कर दीजिए। तो इनके रेडियस मार्क करेंगे, मान लीजिए तो इसका ये रेडियस हो गया, ये हो गया R/4। ठीक, सिमिलरली ये हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस हो जाएगा R, ये आपने मार्क कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि सेल कौन कौन सी है, तो सेल को भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो सेल को जब आप मार्क करेंगे तो ये सेल कौन सी हो गई, ये लार्ज सेल हो गई। तो इसको आप लिख सकते हैं, दिस इज लार्ज सेल। उसके बाद ये वाली जो है, इनको आप लिख, इस वाली को, इसको आप लिख सकते हैं मीडियम सेल्स। और इसके अंदर वाली जो है, इनको आप लिखेंगे, इनको, ये हो गया स्मॉल सेल्स। ठीक है, ये है सेल स्प्लिटिंग। मतलब क्या होता है इसमें कि एक सेल को is to subdivide a congested cell into smaller cells, each with its own base station and a corresponding reduction in antenna height and transmit power। तो इसमें हम क्या करते हैं कि किसी कंजस्टेड सेल को, ऐसा सेल जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, उसको हम सब डिवाइड कर देते हैं। और उनको इस तरह डिवाइड करते हैं कि जो उनका डिवीज़न आता है उन सबका अपना बेस स्टेशन होता है। और करस्पॉन्डिंग, तो अपना बेस स्टेशन से होता क्या है कि लो ट्रांसमीटर वहां पे लगेगा, और लो ट्रांसमीटर लगेगा तो एंटीना हाइट में भी रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, with more cells there will be more clusters in the same coverage area। this is equivalent to replacing this is equivalent to replicating a cell cluster more times, that is the replication factor m is increased। तो इसमें क्या होगा कि जब आप रेप्लिकेट करेंगे क्लस्टर को, तो जो रेप्लिकेशन फैक्टर m है वो इंक्रीज करेगा। हेंस सेल स्प्लिटिंग इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए सेलुलर सिस्टम बिकॉज इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट चैनल आर रीयूज। तो चैनल रीयूज हो जाता है, इसमें चैनल रीयूज होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि सिस्टम की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब इसमें देखिए फिगर में आप बात कीजिए, तो जो सेंट्रल एरिया है इज अज्यूम टू बी सैचुरेटेड विद ट्रैफिक। ये जो एरिया है, इसको हम मान लीजिए आपको समझाने के लिए मार करके दिखा रहे हैं। सपोज कीजिए किसी और इस कलर से ले लेते हैं। ये जो सेंट्रल एरिया है, ये वाला, ये क्या है, ये जो है कंजस्टेड हो चुका है, किससे, ट्रैफिक से सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, तो जब सैचुरेट हो चुका है तो क्या होगा कि द कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी इन द एरिया एक्सीड्स एन एक्सेप्टेंस लेवल। तो मतलब इस एरिया में अब कॉल ब्लॉकिंग इतनी ज़्यादा होने लगी है कि वो एक्सेप्टेंस लिमिट से बाहर हो गई है। तो इस केस में क्या करेंगे, द ओरिजिनल लार्ज सेल्स विद रेडियस आर इन द सेंटर इज स्प्लिट इनटू द मीडियम सेल्स विद रेडियस R/2। तो ये जो ओरिजिनल आर रेडियस का ये जो बड़ा वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बड़ा एरिया है, जो बड़े हेक्सागोन से, इससे
ठीक है, इसको हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड किया r/2 रेडियस के सब सेल्स में, और फिर r/2 वाले को, इस बड़े वाले को डिवाइड किया इसमें, और इसको फिर डिवाइड किया इसमें। ठीक, तो ये टोटल एरिया में जो कंजेस्टेड ट्रैफिक था, द सेल स्प्लिटिंग रिड्यूसेस द कॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी इन द एरिया एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी विद विच मोबाइल्स हैंड ऑफ फ्रॉम सेल टू सेल। तो इस पूरे बड़े एरिया को पहले उन्होंने r/2 वाले हेक्सागोनल्स में डिवाइड किया, फिर और उसको फर्दर डिवाइड किया r/4 वाले रेडियस से। ठीक, अब इससे फायदा क्या हुआ कि कॉल ब्लॉकिंग की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी कम हो गई। अब इसमें हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए हम आपको इसमें फर्दर डेरिवेशन करके बताएं, तो सपोज कीजिए इसमें हम ये मान लेते हैं कि लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। हमने क्या कहा, लेट डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, and d0 be the distance from the transmitter to a close in reference point। और d0 क्या है, d0 डिस्टेंस है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड क्लोज इन रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट पास में है, क्लोज इन रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लीजिए P0 इज द पावर रिसीव्ड एट द क्लोज इन रेफरेंस पॉइंट। हमने क्या कहा कि P0 क्या है, दिस इज द पावर रिसीव्ड at the close in reference point। यहाँ पे P0 है ये। अब क्या होगा कि we know that the average received power PR is proportional to P0 and is given by, तो अब जो received power होगी, average received power ये कितनी हो जाएगी, PR इक्वल टू हो जाएगा आपका P0 D/D0 की पावर -K, जहां पे वेयर D इज ग्रेटर देन D0 है या इक्वल टू है, और K क्या है, K हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, K इज द पाथ लॉस एक्सपोनेंट। K इज द पाथ, जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको रिफर कर लीजिए, तो उसमें ये पाथ लॉस एक्सपोनेंट क्या होता है ये भी समझाया हुआ है। ठीक है, पाथ लॉस एक्सपोनेंट ये आ गया। अब क्या करेंगे कि मान लीजिए हम इनका एल्गोरिथम लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का एल्गोरिथम लेते हैं, इस इक्वेशन मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो टेकिंग एल्गोरिथम ऑफ इक्वेशन 1, तो इसको हम डीबी में ले आएंगे वाट को, तो हम PR डेसिबल वाट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू P0 डीबी वाट में -10 के लॉग 10 के बेस पे D/D0, जहां पे हमें मालूम है कि D इज ग्रेटर देन इक्वल टू D0, ये है। अब इसमें हमने मान लिया कि लेट PT1 एंड PT2 बी द ट्रांसमिट पावर ऑफ द लार्ज सेल बेस स्टेशन एंड द मीडियम सेल बेस स्टेशन। अब हमने क्या किया इसमें कि लेट PT1 एंड PT2, ये क्या है, ये ट्रांसमिट पावर है, ट्रांसमिट पावर ऑफ लार्ज सेल बेस स्टेशन। ठीक है, और PT2 क्या है, ये ट्रांसमिट पावर है मीडियम सेल बेस स्टेशन की। ठीक है, तो द रिसीव्ड पावर PR एट द लार्ज सेल बाउंड्री इज प्रोपोर्शनल टू PT1 R की पावर -K, एंड PR एट द मीडियम सेल बाउंड्री इज प्रोपोर्शनल टू PT2 R/2 की पावर -K। ठीक है,
तो क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिसीव पावर, अब इसमें क्या होगा कि जब PT1 और PT2 आपने मान लिया, तो जो रिसीव पावर होगा लार्ज सेल पे, ठीक है, तो PR एट लार्ज सेल बाउंड्री, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, PT1 इंटू R की पावर माइनस के। ऐसे ही PR एट मीडियम, मतलब जो नया सेल हमने बनाया है उसकी बाउंड्री पे होगा, तो प्रोपोर्शनल होगा किसके, PT2 R/2 की पावर माइनस के, ठीक। लेकिन चूंकि रिसीव पावर इक्वल होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल रिसीव्ड पावर, रिसीव्ड पावर क्या हो जाएगा, PT1 R की पावर माइनस के इज इक्वल टू हो जाएगा PT2, सॉरी, ये हो जाएगा PT2 R/2 की पावर माइनस के, ठीक। या इसको हम लिख सकते हैं PT1 अपॉन PT2, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर के। अब इसको डेसिबल में ले आएंगे, तो एक तरह से हो जाएगा 10 लॉग 10 के बेस पे PT1 अपॉन PT2 इक्वल टू हो जाएगा 10 के लॉग 10 के बेस पे 2 इक्वल टू, ये इसको आप कैलकुलेट करेंगे लॉग 2 की वैल्यू रख के, तो ये करीब करीब 3 के आ जाएगा डेसिबल में, ठीक। अब अगर मान लीजिए हमने कहा कि से फॉर के इज इक्वल टू 4, तो के इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो आपका PT1 अपॉन PT2 ये कितना आएगा, ये आएगा 12 dB। Hence, thus with cell splitting where the radius of the new cell is 1/2 of that of old cell, we can achieve a 12 dB reduction in the transmit power। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम सेल को इतना, जैसे पहले सेल का रेडियस R था और हमने उसको अगर R/2 रेडियस के छोटे सेल्स में बांट दिया, तो जो ट्रांसमिट पावर है हमारी, वी कैन अचीव ए 12 dB रिडक्शन इन द ट्रांसमिट पावर। तो हमें ट्रांसमिट पावर में 12 dB का रिडक्शन मिल जा रहा है। तो यही फायदा होता है सेल स्प्लिटिंग से, कि सेल स्प्लिटिंग मतलब एक सेल को अगर हम फर्दर सब डिवाइड कर देंगे डिफरेंट सेल्स में, तो हम सिस्टम की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।